बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने प्यास इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी और अपने पहले लेक्चर में मैंने जनरल इंटरव्यू के हवाले से कुछ दो तीन बातें जो हैं वो शेयर की थी और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है उसके इंटरव्यू के लिए अलग से जो है वो वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा। तो हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जो है फ़िज़िक्स वालों के लिए, इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि हम बुक को जो है वो गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लाइक जो टिपिकल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, आपसे फार्मूलाज नहीं पूछे जाते, ठीक है। टिपिकल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कंसेप्चुअल। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व का पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरह अर्शिमीदेस प्रिंसिपल है उसका पूछा जाता है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना, डॉपलर इफेक्ट का पूछा जाता है। तो इस तरह से जो टिपिकल चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है बुक में से बुक को एक दफ़ा गो थ्रू करें, ठीक है। और उसमें से जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ज़रा कंसेप्चुअल हैं, टिपिकल हैं, तो वो जो है हम उनको तैयार करेंगे, ठीक है। और इसकी जो दूसरा पार्ट होगा, इनफैक्ट तीसरा पार्ट, इसके मैं जो है वो 3 पोर्शंस में लेक्चर्स अपलोड करूँगा। एक पोर्शन में बुक से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक पोर्शन जो है उसमें हम पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के फ़िज़िक्स के इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। आपको पता है कि फ़ाइल्स हमें नज़र आ जाती हैं डिफरेंट एफपी ग्रुप्स के ऊपर, तो वो फाइल्स लेके वहाँ से उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या आंसर हो सकते हैं और उससे और पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पोर्शन जो है वो मैं एक लेक्चर जो है वो वीडियो ग्राफ्स के ऊपर जो है वो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। हम डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, जो हमारे पास फिज़िकल फिनोमिना है उनके ग्राफ्स को भी हम स्टडी करेंगे। लाइक अक्सर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ पूछते हैं या डिके के ग्राफ पूछ लेते हैं, या फिर इस तरह से जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो है वो ग्राफ बनवा लेते हैं, ठीक है। या फिर वो कोई फंक्शन हमें दे देते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स सा फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ बनाना होता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे बेसिकली 3 पोर्शंस होंगे हमारे लेक्चर्स के। एक में हम इस तरह बुक को रीड करेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई क्रैमिंग नहीं करेंगे, रट्टा वगैरह नहीं लगाएंगे किसी चीज़ का, जस्ट हम एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी जो हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। एक पोर्शन जो है वो हमारा ग्राफ्स पे होगा और एक पोर्शन जो है वो पास्ट जो लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं अपने चैनल के हवाले से एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आई नो कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो काम की बात है उसको दरमियान में छोड़ के तो 2-3 मिनट आप जो है वो बाकी लोगों के ज़ाया कर दें, लेकिन आई थिंक शेयर कर देनी चाहिए कि मैं अपने चैनल पे जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन इसमें इस तरह से होगी कि जो नई जॉब वैकेंसीज आती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी फिज़िक्स के लिए, उसके ऊपर हम जो है एक वीडियो बनाएंगे। उसमें उसका जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिस्कस की जाएगी और उसके ऊपर उसका जो पेपर पैटर्न है, यानी कि जो प्रीवियस लोगों से हम कंसल्ट कर लेंगे, कुछ मुझे भी आइडिया है चीज़ों का, तो कि उसका पेपर किस तरह से आता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें वो पूछते हैं, उसके ऊपर हम जो है ना एक छोटी सी वीडियो बनाया करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। बजाय इसके कि हम जब ऐड आता है तो हम ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है या इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं कोशिश करूँगा एक ही जो लेक्चर है उसमें मैं इस सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, जो है वो क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमें ऐड पढ़ के ना कोई आइडिया नहीं हो रहा होता कि लास्ट डेट का तो खैर हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर का आइडिया नहीं होता, या फिर हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन उसने क्या मांगी हुई है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसका टेस्ट किस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे। तो मैं अब अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं मॉडर्न फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्वे की बुक है, ठीक है। इसमें रिलेटिविटी का चैप्टर है और इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है, वो ये है कि जो आपकी रेस्ट एनर्जी है वो क्या होती है, ठीक है, और आपकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे
हाँ, इसमें जो है ना एक चीज़, एनर्जीज़ की डेफिनेशन से पहले ये आप ग्राफ देख लें कि ये जो गैमा फैक्टर है, ठीक है, आपको पता है कि रिलेटिविस्टिक रिजीम में जब हम जाते हैं तो टाइम जो है वो डायलेट होता है और लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये गामा फैक्टर है, ये वेलोसिटी के साथ किस तरह से वेरी करता है, ये आप यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। अक्सर वो ये भी पूछ लेते हैं कि आप गामा को प्लॉट करें वेलोसिटी के साथ, तो ये इस तरह से कि कम वेलोसिटीज़ पे ये ऑलमोस्ट जो है वो 1 के करीब रहता है, लेकिन जब वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल क्लोज जाती है तो एकदम से ये शूट कर जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि टाइम डायलेशन जो है, हम कहते हैं टाइम डायलेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये कोई फिज़िकल चीज़ें नहीं है या इस तरह से चीज़ें नहीं है कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकें। मतलब ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि जो रिलेटिविटी के जो कंसेप्ट हैं, पता नहीं वो अप्लाई होते भी हैं या नहीं, या उनका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती। तो अगर हमने इसको बताना हो कि टाइम डायलेशन इज़ अ रियल फिनोमिना, तो हम इससे बता सकते हैं म्यूऑन क्रिएशन से, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप यहाँ से पढ़ेंगे तो इसमें आपको आइडिया होगा कि बेसिकली ये होता है कि म्यूऑन का लाइफ टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो उस शॉर्ट लाइफ टाइम वो कभी भी अर्थ पे नहीं पहुंच सकता। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करे ना तो अपने शॉर्ट टाइम में वो अर्थ पे नहीं आ सकता, लेकिन हम उसको अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है, 2.2 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो कितने जो है वो डिस्टेंस कवर करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतना जो है ना, इतने मीटर जो है वो बिफोर डीके जो है वो कवर करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसकी जो है ना वो टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो उससे वो ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है ट्विन पैराडॉक्स का, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ है, ठीक है, फिज़िक्स के अंदर या रिलेटिविटी के अंदर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा तो वो डिस्कशन नहीं करते, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यूज़ का। रिलेटिविटी में से इतना ज़्यादा वो जो है ना डीपली आपसे चीज़ें नहीं पूछते, लेकिन फिर भी ट्विन पैराडॉक्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि दो जो है वो जुड़वा होते हैं तो वो एक स्पेसशिप में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों वापस आते हैं, तो क्या होगा, यानी कौन कौन से वाला बूढ़ा होगा और कौन से वाला जो है वो यंग होगा। तो कोई भी यंग नहीं होगा, कोई भी उसमें एज डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये अप्लाई होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पे, सॉरी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स पे होती है, ठीक है। जहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है फ्रेम के अंदर, वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अप्लाई नहीं होती। तो अगर हम इनका जर्नी देखें ट्विन पैराडॉक्स में, स्पेसशिप जाता है और फिर वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो ऑब्वियस है वो उसमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे हमारी थ्योरी ऑफ जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो फेल हो जाती है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि वो एक जो है वो ज़्यादा एजिड होगा और दूसरा जो है वो कम एजिड होगा। उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। ये आपको पता है कि जब कोई बॉडी जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती है तो उसकी ऑब्जर्वेशन में जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस हैं जी। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वो होती है गामा -1 mc², ठीक है। और रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, mc², ठीक है। और रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, गामा mc², ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी हमें डिस्कशन यहाँ पे करनी पड़ेगी कि कब हम जो है रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किसी भी मोशन के अंदर इंक्लूड करेंगे और कब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर बॉडी जो मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल हो उसकी रेस्ट मास एनर्जी के, यानी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन ये है कि अगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो तो फिर हम कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो रिलेटिविस्टिक रिजीम में है, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्लासिकल रिजीम में होगा। तो रिलेटिविस्टिक रिजीम में होगा तो आपके पास सारी डेफिनेशन जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। इस तरह फिर एक चीज़ वो पूछते हैं अक्सर कि फोटॉन का मोमेंटम है या नहीं है, तो फोटॉन का मोमेंटम होता है, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, E = PC से। अब देखें, वैसे तो हम कहते हैं मोमेंटम जो है वो मैस नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मोमेंटम जो है ये
क्वांटिटी जो है ये मोशन की है, ठीक है। तो फोटॉन मोशन में होता है, ऑब्वियस है, तो उसका मोमेंटम हम इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैस और एनर्जी की जो है वो कन्वर्जन है, ठीक है। और ये आपको पता है कि कितना मैस हो तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसी तरह वो अक्सर पूछते हैं कि सन से कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है, पर सेकंड कितनी आ रही है, तो हम उनको बता सकते हैं कि जितना पर सेकंड मैस जो है वो बर्न हो रहा है उतनी हमारे पास एनर्जी आ रही है। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के हवाले से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी जो है वो एक आइडियल सिस्टम है, ठीक है, दैट ऑब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। उसके ऊपर जितनी भी हम रेडिएशंस फॉल करेंगे वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस emitted by the black body are called black body radiations, ठीक है। अब बेसिक जो इश्यूज आए थे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में, वो ये थे कि हमारे पास जो इसके जो लॉज थे अवेलेबल हमारे पास, ठीक है, वो एक ख़ास जो वेवलेंथ रेंज है उसके ऊपर तो वो वैलिड थे, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते थे उसको, लेकिन कुछ वेवलेंथ रेंजेस ऐसी थी जिसके ऊपर वो उसको वैलिडेट नहीं करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो रेड लाइन से शो किया गया है, जबकि क्लासिकल थ्योरी जो है वो ये आपके पास ब्लू लाइन से शो की गई है। तो अब देखें लॉन्गर वेवलेंथ्स के ऊपर जाके तो ठीक है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ्स के ऊपर क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से डेविएट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो एडजस्ट करने के लिए, यानी इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए प्लैंक्स ने जो है वो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, दैट लीड्स टू इक्वेशन फॉर आई दैट इज इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एट ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है। यहाँ पे उसने जो assumptions दी थी वो ये है कि एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर कैन हैव ओनली सर्टन डिस्क्रीट वैल्यूज़, ठीक है, यानी आपके पास जो एनर्जी इमिट होगी वो एक ख़ास जो है वो वैल्यू की होगी, यानी डिस्क्रीट होगी, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं उसने ये चीज़ें बताई हुई हैं। द एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है, ईच डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट क्वांटम स्टेट, ठीक है। और एच एफ जो है ये एक स्टेट होगी, 2HF जो है वो एक और स्टेट होगी, ठीक है। द ऑसिलेटर्स इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर, ठीक है। द इंटायर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इन द ट्रांजिशन इज इमिटेड और अब्जॉर्ब एज अ सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो ये उसने यहाँ पे आपके पास बताया था कि किस तरह से जब स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन होगी तो कितनी एनर्जी जो है वो इमिट होगी, ठीक है। तो ये उसके साथ जो है वो कुछ चीज़ें उसने बताई नहीं है, इसको आप पढ़ लें अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो उसने जो हमारे पास जो फार्मूला दिया था वो ये था, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है ये आपके पास सारी जो है वो वेवलेंथ रेंजेस के ऊपर ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ना वो उसने बताई हुई है कि हमारे पास जो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये इस तरह से क्यों है कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ्स के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी कम है और बहुत लॉन्ग वेवलेंथ्स के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी कम है। तो शॉर्ट वेवलेंथ्स पे क्या होता है, एनर्जी सेपरेशन जो है वो लार्ज होती है, ठीक है। देखें शॉर्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन आएगा ना, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की जो है वो रेडिएशन एमिट होगी। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा एनर्जी की सेपरेशन है तो एक्साइटेड स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। यानी आपने एक एक जो है वो स्टेट को आपने एक्साइट करवाना है, यानी उसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा एनर्जी का, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो डाउनवर्ड ट्रांजिशन जो है ना वो कम हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा ही होगी लेकिन ट्रांजिशंस जो हैं वो डाउनवर्ड वो कम हो जाएंगी, तो हमें इंटेंसिटी कम मिलेगी यहाँ, ठीक है। अब लॉन्ग वेवलेंस पे क्या होगा, स्मॉल एनर्जी सेपरेशन है लेकिन
और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स भी ज़्यादा है, डाउनवर्ड ट्रांजिशंस भी ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि हर ट्रांजिशन में एनर्जी कम आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली अगेन यहाँ पे उसने साथ बताया हुआ है द एवरेज एनर्जी associated with a given wavelength is the product of energy of transition and a factor related to probability of transition occurring। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे वो बता रहा है एज द एनर्जी लेवल्स मूव फार्दर अपार्ट एट शॉर्टर वेवलेंथ्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन डिक्रीजेज एज डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट। जी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो मॉडर्न फिज़िक्स में लाजमी पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो लेक्चरर का इंटरव्यू हो, चाहे वो वैसे किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू हो, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसकी जो है वो बेसिक फिज़िक्स को डिस्कस करना है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो इसकी जो आपके पास टॉपिक पोटेंशियल है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आपके पास एक गैमा रे जो है वो इंटरेक्ट करती है मीडियम के अंदर, ठीक है, और वो टोटली जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट डिसअपेयर हो जाती है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, The light incident on certain metallic surfaces causes electrons to be emitted from these surfaces। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है, और दूसरा ये एक और चीज़ हम यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ ताकि मैं बाद में उसको डिस्कस कर लूँ। हमने ये देखना है कि कौन सी एनर्जी रेंजेस में कौन सा जो है वो आपके पास प्रोसेस जो है वो डोमिनेट होता है। ठीक है, आपको पता है कि रेडिएशन और मैटर के जो इंटरेक्शन है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट और एक होता है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कि जो गैमा रे जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी में डिफरेंस हो तो डिफरेंट तरह के फिनोमेना जो है वो अकर होते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके वो हमने देखने हैं कि डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑन द लाइट इंटेंसिटी, कि आपके पास जो लाइट की इंटेंसिटी है क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आप इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स या कितने नंबर ऑफ गैमा रेज आप इंसिडेंट कर रहे हैं उस मेटल के ऊपर। ठीक है, तो वो बेशक आप बढ़ाते जाएं जब तक उन जो आप गैमा रेज जो उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उनकी एनर्जी एक ख़ास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। ठीक है, आप बेशक इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे वो अगेन वही बात कर रहा है कि इफ एनर्जी ऑफ एन इनकमिंग फोटोन डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस रिगार्डलेस ऑफ लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद हमारे पास लाइट फ्रिक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस है कि जो हायर फ्रिक्वेंसी का फोटोन होगा, ठीक है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो एक हायर एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा एज़ कम्पेयर टू लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें मोस्टली वो जो ये ग्राफ बना हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर आपने इंटेंसिटी हाई की हुई है या लो रखी हुई है, अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज एक ख़ास वैल्यू के ऊपर है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, तो नो मैटर आपकी इंटेंसिटी हाई है या लो है, कोई करंट कोई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको ओवरकम करेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, तो आपने एनर्जी बढ़ानी है बेसिकली ताकि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो है वो ओवरकम कर लें। ठीक है, लेकिन ये होता है कि हाई इंटेंसिटी के ऊपर करंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
लाइक हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है? हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन शर्त यहाँ पे वही है कि उन सब की फ्रिक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी उनकी फ्रिक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड से, तो बेशक जितने मर्ज़ी आप जो है वो फोटॉन्स इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है डिस्क्रीट फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो एक ख़ास थ्रेशोल्ड उनके पास होना चाहिए। उसके बाद है जी कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि एक आपके पास इंसिडेंट गैमा रे आती है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर होती है और किसी एंगल पे चली जाती है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि किस तरह से उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ कि एनर्जी रेंज जो है उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा जो है वो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप 5 MeV से ज़्यादा की रेंज में हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे होगा पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अगर गैमा की एनर्जी जो है वो 5 MeV से ज़्यादा है। अगर आपके पास गामा की एनर्जी जो है वो KV से, ठीक है, KV से ऑलमोस्ट फ्रैक्शंस ऑफ MeV तक हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और दरमियान में ये जो एनर्जी रेंज है यहाँ पे आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट होगा। तो ये आपको थोड़ी सी एनर्जी रेंज जो है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये बेशक फिगर्स याद ना रखें, लेकिन ये याद रख लें कि आपके पास किस एनर्जी रेंज पे किस एनर्जी रेजिम में कौन सा होता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछा जाता है वो ये है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों नहीं हो सकता। और पेयर प्रोडक्शन के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर दूं कि पेयर प्रोडक्शन ये है कि एक गैमा रे आती है और वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और उससे दो जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये पेयर जो है वो उससे इमिट होता है, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये किसी न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस की विसिनिटी में ये प्रोसेस होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं हो सकता? पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये जो है किसी न्यूक्लियस की मौजूदगी में ये क्यों होता है, ये न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये देखिए इसमें ना हमें बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम जो है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होता है ना, ठीक है, तो आपके पास जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना वो इस प्रोसेस को फिर वैलिडेट नहीं करते, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकली देख सकते हैं, ये बेसिकली वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे लिखता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हुए एंड रिजल्ट उसका ये आता है, आई थिंक ये आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको बेशक गूगल से इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक m0 आता है, यानी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे c और इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है। ये 2-3 स्टेप्स की कैलकुलेशन है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लिखेंगे, तो उससे आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें जो फोटोन का मोमेंटम है वो भी नॉन ज़ीरो है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नॉन ज़ीरो है, सी भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आती है कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस की विसिनिटी में होना क्यों ज़रूरी है। पेयर प्रोडक्शन का ये है कि एक गामा रे आ रही है, ठीक है, और उससे एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक पॉजिट्रॉन बन रहा है। अब देखें जब भी ये बनेंगे दोनों, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, ये तो रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस की आपके पास एक फील्ड होगी, ठीक है, कूलम फील्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर दूसरी साइड पे फोर्स लगेगी, ठीक है।
तो ये दोनों को बेसिकली सेपरेट कर देगी इसकी जो फील्ड है, ठीक है। अगर ये फील्ड ना हो तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनेगा वो फ़ौरन से रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस इसकी वेसिनिटी में मौजूद हो। तो यहाँ तक है जी आज का लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना फीडबैक लाजमी देते रहें, क्योंकि फीडबैक से ही जो है वो करेक्शन भी पॉसिबल है और फीडबैक से ही चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अपने चैनल के हवाले से बताई है उसके ऊपर भी आप कमेंट्स करें, ठीक है। अगर वो आप लोगों को लगता है कि मतलब इतना अच्छा आइडिया नहीं है तो उसके ऊपर भी आप जो है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो अगर फ़ायदा नहीं होता उससे, अगर वो फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है तो हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कुछ और देख लेंगे, ठीक है। तो चलें जी आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।